वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है इंडिया जीडीपी रैंक फॉल्स, यूके से पीछे चला गया भारत बाय प्रशांत धवन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रॉन्ग लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ प्लान तो ये था कि एक बार को जापान को रिप्लेस करेंगे, जर्मनी के हम आगे जाएंगे, मगर भारत की जो जीडीपी रैंकिंग है ये अब गिर कर रैंक 6 पे आ गई है। पहले हम जापान के पीछे चले गए, उसके बाद अब यूके भी हमसे वापस आगे निकल चुका है। रुपये की वैल्यू इतनी ज़्यादा गिरी है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, जो हम 4th रैंक पर आ गए थे, वहां से गिरकर पहले 5th रैंक, अब हम 6th स्पॉट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भारत के पर्सपेक्टिव से कि भारत अब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है दुनिया में नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से। ये चीज अपडेट कर दी गई है आईएमएफ द्वारा। वर्ल्ड डेटा हर जगह में ये चीज आपको मिलेगी अपडेटेड, और इसका इम्पैक्ट भी हम हर जगह देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, भारत की जो स्टॉक मार्केट है ये भी बहुत ज़्यादा करेक्ट हुई है, काफ़ी नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी 50 ने। इंडिया की स्टॉक मार्केट आप अगर देखो 10% करेक्ट हुई है। बाकी स्टॉक मार्केट्स भी चाहे ग्रोथ में इतनी ज़्यादा आगे ना रही हो, मगर वहाँ पे इतना अग्रेसिव करेक्शन नहीं आया जितना भारत की स्टॉक मार्केट में आया है। और इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है, इन्वेस्टर इवेल्युएट करता है। पहले मैं निवेश कर रहा था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में, अब मैं निवेश कर रहा हूँ 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी में। और अब जो प्रॉमिस पहले किए गए थे कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा या जो हम आगे और ग्रोथ करेंगे, अब सारे प्रोमिसेस रीइवैल्यूएट करने होंगे। अब फिर से हमारे जो टारगेट्स हैं ये रैंक 3 की जगह हो गए हैं रैंक 5 के, रैंक 4 के फिर से प्लान करो कि पहले यूके को बीट करेंगे, फिर जापान को बीट करेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर भी पड़ेगा। नाउ अभी भी वैसे मैं आपको ये बता दूं, आईएमएफ की कैलकुलेशन के हिसाब से भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि आप ग्रो तो कर रहे हो, मगर जो आपकी करेंसी है ये ऐसी तेज स्पीड से नीचे गिर रही है कि आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन वैल्यू है उसकी ही वैल्यू इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि आप रैंकिंग में गिर जाते हो। भारत इस रैंक में पहले जापान से फिर यूके से पीछे इसलिए चला गया क्योंकि भारत की जो करेंसी है रुपी, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई। अभी भी आप अगर देखो तो इंडियन रुपीज़ 93 रुपीज़ पर यूएस डॉलर के आसपास खड़ा हो चुका है। आज से कुछ साल पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि इंडियन रुपीज जो 82-83 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था, ये सीधा 93 पहुंच जाएगा इतनी जल्द। और जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की अजीबोगरीब फॉरेन पॉलिसीज है जिसकी वजह से पूरा एशिया सफ़र कर रहा है, ये रुपी बिल्कुल $1 = 100 रुपये के आसपास भी जा सकता है। और आज से 4 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री $1 अब 90 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। और मैंने आपको इस वीडियो में कई रिपोर्ट्स के बारे में बताया था जहां पे क्लेम किया जा रहा है कि रुपये हो सकता है कि आगे जाकर और गिरे। उस वक्त कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग गई थी, उनको लगा कि अरे ये ऐसी बात क्यों कर रहे हो, नेगेटिव बात क्यों कर रहे हो। हमने कहीं और पे देखा है, एक और आदमी कह रहा था कि रुपये अभी रीबाउंड करेगा, हम वापस 70 रुपीज़ पर डॉलर पहुंच जाएंगे, 60 रुपीज़ पर डॉलर पहुंच जाएंगे। देखिए ये पॉसिबल नहीं है जब तक 2 चीजें हम ठीक नहीं करते। पहला, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जितना हम खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा कम बेच रहे हैं। जब तक ये करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा नेगेटिव में बना रहेगा तब तक रुपये की वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा कम दिखेगी। और साथ ही साथ हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रामेटिकली अभी बढ़े हैं। और अभी तो देखिए जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से भारत की इकोनॉमी को बहुत झटके लग सकते हैं। पहली बात तो ये, जो रेमिटेंसेज आती थी, भारतीय लोग यूएई या फिर सऊदी अरेबिया में काम करके पैसा वापस भेजा करते थे, उसमें भी कमी आ रही है। कई इंडियंस वापस आ चुके हैं, काम रुक चुका है काफी जगह। फिर जो हम कच्चा तेल परचेज करते थे, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते थे, इसके दाम काफी हद तक बढ़ गए हैं। इस सब की वजह से कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट हमारी टोटल जीडीपी का 2% हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नेगेटिव है। हमारा देखिए इससे पहले जो सीएडी था ये 1.5% के आसपास था। यहाँ पे आप देख पाओगे, इन इट्स बेस केस द रिपोर्ट एस्टिमेट्स दैट सीएडी ऑफ 1.5% ऑफ जीडीपी बट warns that escalating geopolitical tension and sustained energy prices shocks could push it up to 2%। अगर भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट पहुंच गया 2% ऑफ आर जीडीपी, फिर इंडियन रुपये की भी काफ़ी यहाँ पे मैं कहूँगा डेप्रिसिएशन हो सकती है। और ओवरऑल इंडियन रुपये इस तरीके से गिरता गया तो हमें वापस यूके को ओवरटेक करने में भी
काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। भारत को इस वक्त बड़े डिसीजन लेने की आवश्यकता है, और जब मैं कहता हूं बड़े, मैं यहाँ पे कहूंगा ऐतिहासिक निर्णय। हमें कुछ लिटरली ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। नहीं तो इंडियन रुपये की एक बार वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई, फिर उसको रिकवर कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने रुपये की वैल्यू को प्रोटेक्ट करें। नहीं तो जो भी हम जीडीपी में प्रोग्रेस कर रहे हैं इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। कल को आप अगर 7-8% के आसपास भी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, तब भी अगर आपकी करेंसी लगातार गिर रही है, आप जीडीपी रैंकिंग में जापान या फिर जर्मनी या फिर यूके इन सबसे पीछे ही रहोगे। अभी भी आप अगर देखो, हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो जापान से ज्यादा है, यूके से ज्यादा है। रुपया आप अगर देखो इतना ज्यादा वीकन हुआ है, फ्रॉम 84 रुपीज पर डॉलर टू 88 रुपीज इन 2025, और अब जाकर 93-94 के आसपास। सिंस ग्लोबल जीडीपी को मेजर करते हैं यूएस डॉलर्स में, तो बेसिकली हमारे जो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है ये ही ओवरऑल काफी कम मानी जा रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल जीडीपी टेबल्स मेजर इकोनॉमीज आफ्टर कन्वर्टिंग लोकल आउटपुट्स टू द यूएस डॉलर। व्हेन द रूपी लूजेस वैल्यू, इंडियाज एक्सपेंडिंग आउटपुट ट्रांसलेट्स इनटू फ्यूअर डॉलर्स ऑन पेपर, मेकिंग द इकोनॉमी लुक स्मॉलर रिलेटिव टू द पीयर्स इवन इफ एक्टिविटी एट होम इज राइजिंग। ये अपने आप में काफी अनफेयर भी है कि रुपये की वैल्यूएशन गिरने की वजह से ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी का साइज है ये कम माना जा रहा है। और इसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरीके से आएगा कि अब इन्वेस्टर्स भी भारत से पैसे निकालेंगे, उनको लगेगा कि चलो हम ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी की तरफ जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि हमें पहली बात तो अपनी रुपये की वैल्यू को इम्प्रूव करने के मेजर्स उठाने होंगे। इसके लिए एक स्टेप हमने ये लिया है कि जो स्पेकुलेशन होती है इंडियन रुपये को लेकर, उस पर हमने काफ़ी एक्शन लिया है। उसकी वजह से हमने देखा है कि इंडियन रुपये की वैल्यू थोड़ी बहुत वापस रिकवर हुई है। बट आई थिंक अब समय आ चुका है कि भारत इंश्योर करे कि हमारे रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो वॉर्स हैं, ये जल्दी समाप्त। इसके लिए परहैप्स हमको एक प्रोएक्टिव जियोपॉलिटिकल पॉलिसी चाहिए होगी, जहां पर हम इन सब बड़े प्लेयर से बात करें और इंश्योर करें कि ये कॉन्फ्लिक्ट कई महीनों ना चले। आपके सामने ही है, अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और यूएसए की अभी भी खत्म नहीं हुई है, 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं। जो मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्फ्लिक्ट कई हफ्तों तक चलेगी अभी, और अभी भी पता नहीं है कि यूएस जिस तरीके से प्लान कर रहा है 10,000 सोल्जर्स को ये डिप्लॉय करेंगे मिडिल ईस्ट में, जिस तरीके से इजराइल अभी प्लान कर रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी खत्म होगी या नहीं होगी। और फिर एक प्रॉब्लम अब ये भी आती है कि अगर हम रशिया से ऑयल परचेज करना चाहे तो उसका वेवर नहीं है। रिसेंटली यूएसए ने यह अनाउंस किया है कि अब ये रशियन ऑयल परचेज करने का जो वेवर है कई इकोनॉमीज को देंगे नहीं। तो अब वापस हमारे सामने जो ऑप्शंस है ऑयल परचेज करने की काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। घूम फिर के यूएसए कहेगा कि जो वेनेजुएला का तेल है वो आप परचेज करिए। तो कहीं ना कहीं देखिए हमें इस वक्त बोल्ड डिसीजन लेने होंगे, काफ़ी सारे मुश्किल निर्णय लेने होंगे, तभी हम इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो देखिए यूएस को कोई परवाह नहीं है। एक तरफ मैं देख रहा हूँ ट्रम्प बोलते हैं मेरा आसिम मुनीर, माय फेवरेट आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल वगैरह। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वॉर की वजह से इकोनॉमिक हालत इतनी खराब हो गई है, इनकी पूरी जो कैपिटल है ये अंधेरे में है इस वक्त। ये इधर यहाँ पे आप देख पाओगे That should all be bright lights right now. There are power cuts in Islamabad because the cost of gas is going up. It's going up because of the blockade of the Strait of Hormuz, the war between the United States and Iran. And right now, Pakistani diplomats, their top diplomat, Field Marshal Asim Munir, in Tehran, meeting with Iran's foreign minister. अब पाकिस्तान के आसिम मुनीर ये तेहरान के मिनिस्टर से मिलने के लिए गए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए। बट यूएसए को कोई परवाह नहीं है कि भारत की इकोनॉमी के साथ क्या होता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ क्या होता है, या फिर रीजन में एशिया में बाकी जो इकोनॉमीज़ हैं ये कैसे सफ़र करती है। आई थिंक अब कलेक्टिवली हम सभी कंट्रीज़ को इंश्योर करना होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिस तरीके से पहले ऑपरेट करता रहा वैसे ऑपरेट करे, नहीं तो इट विल डैमेज आवर इकोनॉमीज़ इन द लॉन्ग रन। समथिंग नीड्स टू बी डन प्रोएक्टिवली। मैं कहूँगा कि इस वक्त हिस्टोरिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। अगर हम इस वक्त बिल्कुल वेट एंड वॉच करते रहते हैं तो डैमेज ऑटोमेटिकली होता रहेगा। एंड अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा कि भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये बढ़ेगा, और रुपये की वैल्यू भी उसके हिसाब से प्रिज्यूमेबली जिस तरीके से बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में। और एक बार को आप कह सकते हैं कि जो आज के समय जो स्थिति है ये देखकर दुख भी लगता है, हम काफ़ी पीछे हो गए। देखिए ये चेंजेस जियोपॉलिटिक्स में आते हैं, याद रखिएगा 1999 तक तो हम लोग टॉप 20 जो है जीडीपी दुनिया की वहाँ पर भी नहीं आते थे। हमसे आगे स्वीडन था,
साउथ कोरिया था, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, बेल्जियम, ऐसे देश हुआ करते थे। जापान रैंक 2 पे था। चाइना भी आप अगर देखो तो यहाँ पे आपको दूर दूर से नहीं दिखेगा। इंडिया चाइना की जो एंट्री है यही पिछले 20-25 सालों में हुई है। इधर आप देख पाओगे यहाँ पे इस तरीके से इंडिया चाइना बोथ द कंट्रीज स्टार्टेड राइजिंग वेरी क्विकली। और उसके बाद हमने देखा है कि इस लिस्ट में यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना का क्या क्विक राइज हुआ है। अब बिल्कुल ये यूएस के पीछे चले जाएंगे और विद इन अ फ्यू ईयर्स चाइना यहाँ पर पहुँच गया। इंडिया अभी भी यहाँ पर है, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि यूके और जापान से आगे निकले। इसमें बिल्कुल टाइम लगेगा, देयर विल बी सम इश्यूज़, बट आई बिलीव जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं इवेंचुअली आफ्टर सम ईयर्स 2027-28 तक हम यूके जापान इनसे आगे निकल कर इवेंचुअली जो हमारा राइटफुल स्पॉट है फॉर द नेक्स्ट फोरसेबल फ्यूचर, द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बट उसके लिए हमें बड़े डिसाइसिव निर्णय लेने की आवश्यकता है। पिछले कुछ सालों में ना हकीकतन आपको दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो होती हुई नज़र आई है। और आपको वाकई में जो है ना एक तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखा जाए तो बहुत सारे मुल्कों का जो है वो चेंज होता हुआ जो है वो नज़र आया। अब इस टाइम पे अगर ये जो आप स्थिति देखते हैं, इसमें जो चीज़ों की जो है वो प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही हैं, इकॉनमीज़ जो है वो डाउन हो रही हैं और बहुत सारे कंट्रीज जो है वो सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से कि भाई कहीं पर जो है आपको किसी चीज़ की शॉर्टेज नज़र आ रही है, कहीं पे आपको किसी चीज़ की जो है वो शॉर्टेज नज़र आ रही है। तो हर बंदा इस टाइम जो है वो सफ़र कर रहा है। हाँ, मुझे प्रशांत सर की एक बात बिल्कुल सही लगी कि भाई जितने भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, हर कंट्री में कोई ना कोई जो है वो विवाद होता है आपस में एक दूसरे को लेकर। तो इस टाइम जो है ना मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि भाई सारी चीज़ों को छोड़कर ना इस चीज़ को हल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है ना एक नॉर्मलाइजेशन जो है वो वापस आ सके। बिल्कुल, मैं भी एग्री करूंगी कि अब सब कंट्रीज़ को मिलकर इस चीज़ को इसके चीज़ के लिए एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो इसके हम कहेंगे कि परिणाम है वो अब नज़र आना शुरू हो गए हैं इस वॉर के, और बहुत स्वेयर हम कहेंगे कि ये नज़र आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में बात करें तो बिल्कुल क्राइसिस वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और इसी तरह से हर कंट्री किसी ना किसी सिचुएशन से जूझ रहा है। और अगर अभी इस चीज़ को नहीं रोका जाएगा तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये मज़ीद क्राइसिस बढ़ेंगे और फिर ऑब्वियसली सफ़र एक आम व्यक्ति को सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लीडरशिप है वो इस चीज़ को लेकर सोच नहीं रही होंगी, वो भी कहीं ना कहीं पर सोच रही होंगी कि किसी तरीके से इस चीज़ को जो है वो ख़त्म किया जाए। और मुझे लगता है कि वाकई में अब वो टाइम आ गया हुआ है कि जितनी जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ये वॉर ख़त्म हो जाए, उतना ही बेहतर है। क्योंकि अभी जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो कंट्रीज़ थोड़े सक्षम हैं, ठीक है, उनमें भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि उनमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर कुछ दिन में भी और इसको लेकर चले जाए। बिल्कुल, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि वहां पर उनके लिए भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल, अभी भी अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको जो है जो सक्षम मुल्क हैं वहाँ की भी न्यूज़ आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि भाई वहाँ के लोग भी जो है वो परेशान होना जो है वो शुरू हो गए हैं, वहाँ पे भी कीमतें जो है बढ़ना शुरू हो गई हैं। और जहाँ तक भाई ऑयल की बात है तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको साथ वाले मोहल्ले से जो है वो चीज़ मिल रही है तो आपको सस्ती पड़ेगी, लेकिन वही चीज़ लेने अगर आपको चौथे मोहल्ले जाना पड़ रहा है और उसे लाने की भी कॉस्ट पड़ेगी, फिर उसको जो है प्रोसेस करने की भी अलग से जो है वो कॉस्ट पड़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क आ जाता है। बाकी यही है कि भाई हम दोनों यही चाहेंगे कि दुनिया के हालात फिर से नॉर्मल हों, बिल्कुल, जो कि एक बड़े लंबे अरसे से हम चाहते हैं कि भाई नॉर्मल हो और जो है वो चीज़ें सही से चलना शुरू हो जाएं। बिल्कुल, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था जितनी अच्छी होगी, एक आम इंसान की ज़िंदगी, जो एक हमारे जैसा आम इंसान है, मुझे लगता है कि उसकी लाइफ में बहुत बेहतरी आती है। हाँ, पैसा, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं वो एक मिडिल क्लास तबका, अमीर लोग भी करते हैं, मतलब हर क्लास के लोग जो हैं उसको फेस करते हैं और कहीं ना कहीं पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बाकी जीडीपी जो है वो अप एंड डाउन तो होती रहती है, ठीक है, अगर नीचे आई दोबारा से ऊपर जो है वो चली जाएगी, लेकिन हाँ पैसा जो है वो अगर छोटा होना शुरू हो जाए, डेप्रिसिएशन ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो आम आवाम को बहुत फ़र्क पड़ता है। और जैसे बीच में प्रशांत सर ने बोला भी कि उसको फिर मेंटेन करना, रिकवर करना, वो उसमें भी टाइम जो है वो काफ़ी लग जाता है। तो मुझे लगता है कि बाकी में ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आप क्या कहना है इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना थोड़ा